लास्ट लेक्चर में हम लोग भारतीय भूगोल में भारत की जलवायु पढ़ रहे थे। भारत की जलवायु में हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ा था और दक्षिण पश्चिम मानसून में हमने अरब सागर की शाखा ख़त्म की थी। तो जब हम भारत की जलवायु पढ़ रहे थे तो इसमें जो दक्षिण पश्चिम मानसून था ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको हमने दो भागों में बांट दिया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में दो माध्यम से प्रवेश करता है, दो भागों से। एक इसकी शाखा होती है जिसे कहते हैं हम अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा और दूसरी जो थी वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है ना। तो हमने अरब सागर की शाखा पढ़ ली थी और किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से बारिश होती है, इन सब बातों पे हमने चर्चा कर लिया था। अरब सागर की शाखा किस प्रकार से पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी तटीय मैदान है जो भारत का, वहाँ पे कैसे वर्षा करती है, किस प्रकार वर्षा करते करते आगे बढ़ती है, और पूर्वी तट में किस प्रकार से वर्षा होती है, इन सब बातों की चर्चा हमें आज के लेक्चर में करना है। तो पश्चिमी तटीय मैदान पे हमने देख लिया था अरब सागर की शाखा वर्षा करती है, और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम बताएंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारत में मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अगर मान लिया जाए कि जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, आपको पता है फेरल के नियम के अनुसार जब मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने दाहिने किनारे या क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। अगर मान लिया जाए कि भारत हमारा कुछ इस प्रकार से अगर ये भारत है और यहाँ पे देखें हम अगर ये भारत है तो भारत में क्या है, ये वाला जो तट है ना, ये वाला तट पश्चिमी तट है। ये तट क्या है, पश्चिमी तट है, ठीक है। ये पूरा तट पश्चिमी तट है। यहाँ पे केरल राज्य है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है ना। और ये वाला तट हमारा क्या कहलाता है, पूर्वी तट कहलाता है। ये दिशा होती है ईस्ट और ये दिशा होती है वेस्ट, पता है आपको सबको। यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र का ये जो क्षेत्र है ये हिमालय का क्षेत्र है। ये वाला क्या है, हिमालय है, यहाँ पे हिमालय, और ये नेपाल का क्षेत्र है, ये नेपाल है। ये हिमालय है, ये नेपाल है। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र पूरा किसका है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे क्या है, तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने चर्चा किया था इससे पहले अरब सागर की शाखा थी, ये जो आपकी है, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। सबसे नीचे क्या थी, मकर रेखा थी, ये विषुवत रेखा है मान लीजिए। और आपको पता है जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के, ठीक है ना। तो हमारा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। जब व्यापारिक पवने यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में। अगर मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी में ग्लोब पे हमने ये देखा कि जो भारत की पोजीशन है वो यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो जब पवने उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो कैसे घूमेंगी, क्लॉकवाइज घूमने लगेंगी, अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पवने क्या होंगी, आपको बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी। तो जब व्यापारिक पवने यहाँ से भारत में प्रवेश करती हैं, जब भारत में व्यापारिक पवने प्रवेश करती हैं तो जो मानसून भारत में प्रवेश होता है वो यहाँ से दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक जो शाखा है इसकी ये वाली शाखा कहलाती है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, सागर की शाखा। इस अरब सागर की शाखा के बारे में हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है कि पहले मालाबार तट में, फिर इधर कर्नाटक, गोवा, और फिर यहाँ पे सौराष्ट्र होते हुए अरावली पहाड़ियों से होते हुए नर्मदा और तापी नदी यहाँ पे किस प्रकार से वर्षा करती है, इसके बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर रखा है। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, चूँकि यहाँ से जब मानसून बढ़ जाता है दो भाग में, एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ से मानसून क्या होता है, धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। जब ऊपर की ओर मानसून बढ़ता है तो अभी जब ऊपर बढ़ता है मानसून तो यहाँ पर जब आगे पहुँचता है तो यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। यहाँ पे क्या है, एक राज्य है और इस राज्य का नाम क्या है, मेघालय है।
मेघालय राज्य में यहाँ पे क्या है, 3 पहाड़ियाँ हैं, प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़ती है उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ती तो यहाँ पे मेघालय शिलांग का पठार, यहाँ पे क्या है, एक पठार है जिसका नाम है शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। इस शिलांग के पठार में मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। तो इन गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ियाँ हैं ये कीप के आकार की, कीपाकार हैं, कीपाकार। कीप समझ रहे हैं ना आप। देखिए कीप क्या होती है कि मान लीजिए जैसे कहीं आप तेल डालते हो तो ऐसे एक आकृति होती है कीप की, तो यहाँ से तेल डालो यहाँ पे चला जाता है। तो ये क्या होता है, जब बंगाल की खाड़ी से मानसून अपने साथ नमी लेकर के आगे बढ़ता है, तो अब देखिए मानसून बढ़ता कैसे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पानी होता है वो पानी या जल कहें, जल जो होता है स्थल की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्र में स्थल में यहाँ पे स्थल का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, पता कि नहीं आपको, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये मैंने बताया था, टेम्परेचर का प्रेशर के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्र में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। और इससे पहले यहाँ आपको पता है राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र में भी क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर भी लो प्रेशर होता है। अब बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी है जो यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो जो पवने हैं, हमेशा हमने आपको पहले ही बताया रखा है, जो विंड है, पवन, विंड जो है उसकी टेंडेंसी होती है हमेशा ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ से जो व्यापारिक पवने हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करेंगी। और जब ये पवने आगे बढ़ेंगी कहाँ पे, क्लॉकवाइज यहाँ से बढ़ेंगी, तो यहाँ पे क्या है, शिलांग के पठार में गारो, खासी, जयंतियाँ यहाँ पे इन पहाड़ियों से टकराता है और टकरा के यहाँ पे बहुत भयंकर वर्षा करता है। बहुत भयंकर वर्षा क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इसकी आकृति कुछ ऐसी इन पहाड़ियों की बनी हुई है कि देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर दूँ आपको लिखने के लिए, कि इनकी आकृति कैसी, कीपाकार आकृति होने की वजह से कि जो गारो, खासी, जयंती है, यहाँ पे खासी जयंती जो पहाड़ी है, यहाँ पे एक मासिन राम स्थान है। इस मासिन राम स्थान पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है भाई, 1000 सेंटीमीटर से अधिक, 1000 सेंटीमीटर से, 1080 भी कहीं कहीं मिलेगा, 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मासिन राम में, और विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मानसून यहाँ पे जब प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश तो कर जाता है परंतु यहाँ से निकल नहीं पाता है। जब मानसून यहाँ से निकल नहीं पाता है इसलिए इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है और विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यहीं पे अगर ये देखा जाए कि जब मानसून की अरब सागर की जो शाखा है वो यहाँ पे मालाबार तट पे बहुत ज़ोरदार बारिश करते हैं, परंतु इस मालाबार तट के बिल्कुल बगल में ही स्थित है आपका कौन सा तट, कोरोमंडल तट। यहाँ पे एक तट है, इसको क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि क्या कारण है कि जब मानसून आता है तो मालाबार तट में तो अधिक वर्षा होती है परंतु कोरोमंडल जो तट है वो शुष्क रह जाता है। तो उसका कारण आपको पता है कि जब अरब सागर की शाखा जाती है तो यहाँ पे जो 3 पहाड़ियाँ हैं आपकी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, इसके पीछे का क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती। वहीं जब बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है तो ये वाला जो तट है ना, तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है पूरा, इस बंगाल की खाड़ी की शाखा जो जाती है, इस बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आगे बढ़ता है इसके समांतर पड़ जाता है। तो समांतर पड़ने की वजह से इसकी स्थल आकृति ऐसी बनी है कि यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती और मानसून आगे निकल जाता है। यहाँ पे आपको पता है इस क्षेत्र में कुछ नदियाँ बहती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा नदी हो जाए, महानदी हो जाए, फिर कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और कावेरी नदियाँ जो हैं, इन नदियों से कुछ मानसून आगे अंदर की तरफ प्रवेश करता है। अब क्या होता है, मानसून जब यहाँ पे आगे बढ़ता है
तो यहाँ से मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से एक ये चला जाता है, इधर कहाँ पे चला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र में मानसून बढ़ जाता है, और दूसरी यहाँ से शाखा इसकी बढ़ जाती है, और यहाँ से शाखा जो है गंगा नदी शाखा जो है गंगा नदी में मानसून प्रवेश कर जाता है। अब देखिए, जब बंगाल यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी शाखा में जब पड़ जाता है तो यहाँ पे असम राज्य में बहुत ज़्यादा वर्षा करता है और आगे मानसून निकल जाता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे हुगली नदी का क्षेत्र जो है हुगली नदी क्षेत्र से क्या होता है, ये मानसून गंगा नदी घाटी में प्रवेश कर जाता है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हवाएं तो दाहिनी ओर उड़ती है चलती हैं, परंतु इस क्षेत्र में गंगा नदी घाटी में कैसे मानसून प्रवेश करता है। तो इसका कारण क्या है, जो राजस्थान का क्षेत्र है लो प्रेशर का क्षेत्र है, और लो प्रेशर का क्षेत्र क्या करता है, हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ से जो मानसून बंगाल की खाड़ी की जो मानसून है आगे बढ़ता है, और यहाँ पर इधर पहले आता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से बढ़ जाता है, इधर कहाँ पे आ जाता है, झारखंड में आ जाता है, झारखंड से बिहार, और बिहार से यूपी, और यूपी से बढ़ते हुए यहाँ पे क्या जाता था, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में वर्षा कर देता है। यहाँ पे क्या आता है, दिल्ली तक आता है मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून जो गंगा नदी घाटी की सहायता से वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुँचता है। और यहाँ पे जैसे जैसे मानसून पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है, मानसून में जो नमी है, आर्द्रता में क्या होती है, कमी आती जाती है, इसलिए मानसून की जो प्रबलता यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है और इधर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है यूपी में। क्यों भाई गोरखपुर में होती है, क्योंकि जब ये गंगा नदी का जो मानसून है आगे बढ़ चला जाता है, यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, वहीं पे क्या होता है, एक शाखा है ये जो बंगाल की एक शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसून का एक ये वाली शाखा जो ब्रह्मपुत्र नदी में चला जाता है, परंतु अब ये ब्रह्मपुत्र नदी से इस तरह मुड़ जाता है, हिमालय की तरफ आ जाता है, और इस हिमालय क्षेत्र से टकरा करके इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा कर देता है, हिमालय के क्षेत्र से टकरा करके इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा कर देता है। और यूपी का जो गोरखपुर है, गोरखपुर जिला यहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कर देता है। वहीं पे अगर हम बात करें यूपी के नक्शे की बात करें कि यूपी किस प्रकार का बना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूपी की कुछ स्थल आकृति इस प्रकार की है, यहाँ पे देखिए इधर इस टाइप से बना है यूपी। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे मथुरा है, मथुरा में क्या होता है, वर्षा सबसे कम होती है। वहीं यहाँ पे अगर देखें गोरखपुर में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। यूपी की बात कर दी हमने। अब क्या होता है, इस गंगा नदी से जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आगे बढ़ता है, दिल्ली तक पहुँचता है, वहीं हमने जब अरब सागर की बात की थी, तो यहाँ पर क्या होता है, इस अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा से यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ से मानसून क्या होता है, इसके सहारे सीधा समांतर निकल जाता है और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करता है। परंतु क्या होता है, आगे चल के यहाँ पे शिमला के पास हिमाचल प्रदेश में अरब सागर की शाखा और इधर से आने वाली कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में मिलती है और यहाँ पे बहुत ज़ोरदार वर्षा करती है। क्लियर है ना। तो अब प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी मानसून की शाखा वर्षा करती है। तो आते हुए मानसून में पूर्वी तटीय मैदान में जो वर्षा करती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही वर्षा करता है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन शाखा वर्षा करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा करती है। क्लियर है ना। एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो राजस्थान का क्षेत्र है वो सूखा क्यों रह जाता है। राजस्थान का क्षेत्र सूखा रहने के दो प्रमुख कारण हैं। जो अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा से जो मानसून जाता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के समांतर, अरावली पर्वत श्रृंखला के समांतर सीधे निकल जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे गुरु शिखर चोटी है, वहाँ पे तो वर्षा हल्की फुल्की हो जाती है, परंतु आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर जब समांतर पड़ जाता है राजस्थान, तो राजस्थान का क्षेत्र क्या हो जाता है, शुष्क रह जाता है। राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पर भी शुष्क रह जाता है। और अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात की जाए, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो आगे बढ़ती तो है यहाँ से नमी ले करके, परंतु यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्र पहुँचते पहुँचते उसकी नमी बहुत कम हो जाती है और यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है।
वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे यूपी और एमपी के बीच का एक क्षेत्र जिसको कहते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। क्लियर है ना। तो आज की इस क्लास में हमने ये देखा कि किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता हुआ मानसून है भारत में प्रवेश करता है। एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की शाखा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी से शाखा से मानसून आगे बढ़ता है और यहाँ पे हिमालय जो ये मेघालय है, मेघालय में शिलांग पठार है, जहाँ पे शिलांग पठार में गारो खासी जयंतियाँ हैं जिनकी आकृति कीपाकार है। यहाँ मानसून प्रवेश कर जाता है परंतु निकल नहीं पाता और अधिक मात्रा में वर्षा करता है, इसलिए मासिनराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में, और ये वर्षा की मात्रा लगभग 1000 सेंटीमीटर होती है जो औसत से अधिक वर्षा होती है। अगर पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा होती है 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कोरोमंडल तट शुष्क रह जाता है क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है जब अरब सागर की शाखा होती है। और अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा देखते हैं तो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इसकी संरचना ऐसी है कि कोरोमंडल तट के सीधा निकल जाता है ये मानसून और ये वाला क्षेत्र शुष्क रह जाता है। तो इस प्रकार हमने बंगाल खाड़ी की शाखा देख ली, दक्षिण पश्चिम मानसून देख लिया। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे लौटते हुए मानसून की, और जब लौटता हुआ मानसून की चर्चा करेंगे शीत ऋतु में तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।